तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। पीसीएस प्री टेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1, इसमें कंपनी कर्मचारी को निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। सही बात है, बिल्कुल। ये इस अधिनियम द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई नहीं, नियंत्रण परिषद की स्थापना हमारी की गई थी 1784 पीसी इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लाया किस लिए गया था हमारा? ये लाया गया था जो कंपनी ने भारत में भ्रष्टाचार व्याप्त किया रखा था। कंपनी बार बार ब्रिटेन सरकार से, संसद से लोन लिया करती थी। तो इसमें ब्रिटिश सरकार का ये कहना था कि जो हमारे देश में जो कंपनी के अधिकारी थे, ठीक है, वे सब भ्रष्ट हो चुके थे, उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके थे वे। इस कारण कंपनी को सही तरीके से चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा यह एक्ट लाया गया। ठीक है, और 1774 में हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई। ठीक है, और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हमारे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे हमारे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और इसके 3 सदस्य और थे। ठीक है, हाइट, चैम्बर, लेमिस्टर। ठीक है, इसके 3 सदस्य थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है पीसी इंडिया एक्ट के बारे में बताना है। इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया। बिल्कुल सही बात है ये। इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। मतलब जितना भी एरिया इंडिया का, ठीक है, ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, इसमें ये जितना भी एरिया हमारा, लगभग इतना एरिया, ये अंग्रेजों के पास जो था, ये सब ब्रिटेन सरकार के पास आ गया। ठीक है, तो दोनों सही है इसमें, 1 और 2 बोथ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है ये। इसके तहत सर्वप्रथम सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया नहीं। ये प्रावधान किया गया था हमारा 1853 का जो चार्टर एक्ट था। ठीक है, और 1854 में हमारे मैकाले समिति गठित की गई थी। ठीक है, इसके द्वारा ही हमारे सिविल सेवाएं शुरू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, इसका आंसर होगा ओनली 1 करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया? ये था हमारा 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। और किसको जोड़ा गया था? मैकाले को जोड़ा गया था चौथे विशेषज्ञ के रूप में। पर हाल इसमें हुआ ये था कि जब विधि विशेषज्ञ को जोड़ा गया तो तब इसका विरोध होने लगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था कि जो इंडियंस होंगे उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे इन्होंने अनाउंस किया था कि इंडियंस को भी शामिल कर लिया करेंगे। तो जो हमारे 1773 में जो हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया कि हम इंडियंस को नहीं इसमें इन्वॉल्व होने देंगे। तो इस वजह से 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधि विशेषज्ञ मैकाले को जोड़ा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज ध्यान रखेंगे, इसमें 1833 के द्वारा ही हमारे जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो इस आधार पे कौन बना था पहला? ये बना था बेंटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है किस अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? ये था हमारा 1935 भारत शासन अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत हमारे 1937 में, ठीक है, आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और इसी अधिनियम के तहत हमारा द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था कहाँ से? प्रांत से। ठीक है, केंद्र में अभी भी द्वैध शासन चल रहा था। और हमारे अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी इस अधिनियम द्वारा की गई थी, अखिल भारतीय संघ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीजों को, पॉइंट्स को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है नीचे दिए गए वक्तव्य ए और आर कारण दोनों को बताना है। ठीक है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। बिल्कुल सही। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः प्रदान की गई। बिल्कुल सही है ये।
ये वही विधायी शक्तियां हैं जो हमारे 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ले ली गई थी। ठीक है, ये वही विधायी शक्तियां हैं और इसके द्वारा हमारे केंद्रीय विधान परिषद भी बनाई गई, केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, जिसके द्वारा हमारा जो ब्रिटिश भारत था उसके लिए कानून बनाया जा सकता था। ठीक है, परिषद थी जिसके द्वारा कानून बनाया जा सकता था भारत के लिए। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, ए सही स्पष्टीकरण है आर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है भारत परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के द्वारा विधि निर्मात्री संस्थाओं को बजट पर बहस करने के अधिकार के साथ मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया। नहीं, मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, क्योंकि विधि निर्मात्री संस्था में इंडियंस भी थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ये सही है। ठीक है, ओनली 2 करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है मार्ले मिंटो सुधार के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्ले मिंटो सुधार यानी कि 1909 वाला, जिसमें हमारे पृथक निर्वाचन किया गया था, मुस्लिम्स के अलग निर्वाचन और हिंदुओं का अलग। ठीक है, इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया। ये बिल्कुल सही है। ऐसे प्रथम भारतीय सदस्य आगा खां थे। नहीं, आगा खां नहीं थे, ये थे हमारे सत्येंद्र नाथ सिन्हा, जो कि बहुत ही जाने माने वकील भी थे। ठीक है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। और आगा खां तो हमारे, इन्होंने 1906 में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल की सहायता से जो हमारे मार्ले मिंटो थे उनके द्वारा इन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग के आधार पर मार्ले मिंटो सुधार किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है भारत शासन अधिनियम 1919 में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन को विस्तारित करके निम्नलिखित में से किस किस को शामिल कर लिया गया। ये था, ईसाई थे उसमें, हाँ जी, आंग्ल भारतीय ये भी थे, दलित नहीं थे, इसमें थे यूरोपियन। ठीक है, दलितों के लिए तो ऑलरेडी आप देखेंगे गांधी और BR अम्बेडकर जो पैक्ट हुआ था, कब हुआ था, 1932 में। उसके आधार पर हमारे जो दलित हैं उनके लिए काम होना शुरू हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। 90 का आंसर होगा 1 और 2 बोथ, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नेहरू रिपोर्ट में शामिल किए गए थे। नेहरू रिपोर्ट ये कब आई थी हमारी, 1928 में। लेकर कौन आया था इसको, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। ठीक है, मौलिक अधिकार थे इसमें, जी हाँ। अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार ये भी थी। डोमिनियन स्टेटस की समाप्ति नहीं, डोमिनियन स्टेटस की समाप्ति नहीं, प्रावधान किया गया था इसमें डोमिनियन स्टेटस का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से तथ्य भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के कारणों में सम्मिलित थे। विस्तृत बनाने के ध्यान, ठीक है। नंबर 1, भारत का विस्तार और विविधता, सही है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, ये भी सही है हमारा। भारत का द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होना, नहीं, ये नहीं है, ठीक है। संविधान में विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधानों का सम्मिलित होना, ये भी सही है हमारा। ये सब नहीं है संविधान में, ठीक है। 1 to 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण बताने हैं, ठीक है। पहला है शक्तियों का विभाजन, जी हाँ बिल्कुल है। लिखित संविधान भी है, संविधान की सर्वोच्चता भी है हमारे देश में, ठीक है। एकल न्यायपालिका है, नहीं, एकल न्यायपालिका नहीं है, हमारी है स्वतंत्र न्यायपालिका। जो इसको अलग करती है हमारी विधायिका, ठीक है, हमारी विधायिका और कार्यपालिका से अलग करती है इसको, ठीक है। इसलिए इसको स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जाता है, ठीक है। इसका होगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के एकात्मक लक्षण हैं, ठीक है। एकल नागरिकता सही है, संविधान का लचीलापन ये भी सही, अखिल भारतीय सेवा ये भी है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये भी सही है, चारों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कौन जेवीपी समिति से संबंधित है। जेवीपी समिति में कौन थे? जे से जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, बी से वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और पी से पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। अब देख लेते हैं जेपी कृपलानी नहीं, वल्लभ भाई पटेल हाँ, पट्टाभी सीतारामैया ये भी सही है, ठीक है। तो 2 और 3 सही होंगे इसका ऑप्शन नंबर सी। यह समिति हमारी आई थी 1948 में और इन तीनों ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें इन्होंने बताया था कि भारत का जो पुनर्गठन है वो सिर्फ भाषा के आधार पर होना अव्यावहारिक है, ठीक है, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए भारत का गठन, ठीक है, राज्यों का गठन, ठीक है, राज्यों को अलग अलग भाषाओं के आधार पर नहीं बंटना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, जी हाँ, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला ये भी थे, ठीक है, तीनों थे, ऑप्शन नंबर सी। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे और जो इसके अध्यक्ष थे इसके हमारे BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। इन 7 में से 2 की डेथ हो गई थी, ठीक है, उनके स्थान पर 2 आए थे, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कौन कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था, बिल्कुल सही। कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही, दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है निम्नलिखित किस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। पॉइंट 1 में दिया है प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, सही है ये। वित्त एवं स्टाफ समिति ये भी सही है। प्रत्यय पत्र संबंधी ये समिति दी गई थी हमारी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू सही है। भारत प्रांतीय संविधान समिति ये थी वल्लभ भाई पटेल ये भी सही है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति JB कृपलानी ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही, 1 2 3 4। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं कौन से प्रावधान भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं। विधि का शासन, हाँ जी, एकल नागरिकता ये भी, विधि निर्माण प्रक्रिया ये भी, और एक संसदीय व्यवस्था ये भी हमारे ब्रिटेन से ली गई है। और एक दो और देख लेते हैं, इसमें हमारे विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, विधि स्थापित प्रक्रिया ली गई थी हमारी जापान से, ठीक है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारा लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। और आयरलैंड से ही हमारी ली गई है उच्च सदन में सदस्यों की निर्वाचन, ठीक है। उच्च सदन में सदस्यों का निर्वाचन ये भी हमारा आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो 19 का आंसर होगा 1 2 3 तीनों सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में बोला गया है राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई, ठीक है। इसमें वर्ष 2000 में राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। किसने की थी? अटल जी ने की थी, ठीक है। इसके टोटल 4 मेंबर थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे न्यायाधीश वेंकट चलैया, और इसी कारण इसको वेंकट चलैया आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है 1950 में सार्वभौमिक मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी, ठीक है। वर्तमान में भारत की सार्वभौमिक मताधिकार उम्र 18 वर्ष है। ये दोनों सही है। और ये 18 वर्ष कब हुई थी? हमारी 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत, ठीक है। तो इसके 1 और 2 बोथ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। पहला, ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार के द्वारा 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। जी हाँ, 1919 में घोषणा की गई थी 10 वर्ष बाद हम साइमन कमीशन आयोग बनाएंगे, बट बना ली थी कब? 1927 में, ठीक है। तो ये सही होगा हमारा। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में 8 नहीं 7 सदस्य थे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तीसरा, 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, सही ये भी। मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी और सिख संघ के द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया, ये भी सही है हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और आंतरिक विषयों में बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक विषयों में शामिल है? आंतरिक में है भाई हमारे स्थानीय प्रशासन और कृषि। आंतरिक मतलब जो भारतीयों के पास थे अधिकार, ठीक है। और ये जो मेन चीजें थी जैसे भू राजस्व हो गया, खनिज संसाधन हो गए और कानून व्यवस्था हो गई, ये सब अंग्रेजों के पास थी, ठीक है। ये आते थे हमारे आरक्षित विषयों में जो अंग्रेजों के अंडर में थी, और जो भारतीयों के पास थी वे आती थी हमारी अंतरित या फिर हस्तांतरित, ठीक है, हस्तांतरित, हस्तांतरित, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और 5, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कौन से शासन की अध्यक्षीय व्यवस्था की विशेषता है? राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं, ठीक है। शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का प्रधान होना सही है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन। निचले सदन का विघटन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई जब सरकार गिर जाएगी तो विघटन तो उसका खुद ब खुद हो जाएगा, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है अपना, ठीक है। तो इस कारण शासन की अध्यक्षीय व्यवस्था की विशेषता पहला नहीं है, बाकी 2 और 3 सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है देश का संविधान नंबर 1 देश की सरकार के आधारभूत सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है, सही है ये। सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, ये भी सही है। देश के नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण करता है, हमारी सुरक्षा करता है आम नागरिकों की, ठीक है। 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26। पहला पॉइंट दिया गया है भारतीय संविधान के निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था जिसकी स्थापना क्रिप्स मिशन के अंतर्गत की गई थी। नहीं, क्रिप्स मिशन नहीं, कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? 1946 में, और इसमें बोला गया था कि हम भारत को शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरित कर देंगे, ठीक है। और पॉइंट 2 में लिखा है संविधान सभा की पहली बैठक से ही स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। जी हाँ, ये सही है, हमारा पहला गलत हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम लोकसभा चुनाव तक संविधान सभा के अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। बिल्कुल सही है ये। भारत का संविधान पूर्णतया नया संविधान है, नया नहीं है, ठीक है। ये गलत हो गया क्योंकि हमारा संविधान ऑलरेडी 60 देशों से लेकर बनाया गया था, ठीक है। और बहुत सारे प्रावधान इसके भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे, ठीक है। और उसके पॉइंट 1 में दिया गया है संविधान सभा अस्थायी संसद के रूप में तो कार्य करेगी भाई। जब पहले आम चुनाव ही 1951-52 के आसपास हुए थे, ठीक है। और पहले लोकसभा, ठीक है, जो हमारी पहली लोकसभा का सत्र हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था? हमारा 17 अप्रैल 1952 को शुरू हुआ था, ठीक है। तो भाई उससे पहले तो जो हमारी पुरानी संविधान सभा थी उसको ही काम करना था, तो इसलिए इसको अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही, ये सही बताया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है उद्देशिका के संबंध में कथन बताने हैं। पहला, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देश्य का बना, ठीक है, ये सही है हमारा। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है हमारा। उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे 3 वर्ड जोड़े गए थे, ठीक है। पंथ निरपेक्ष समाजवाद, ठीक है, और एक जोड़ा गया था हमारा अखंडता, ठीक है। ये ऑलरेडी संशोधन हो चुका है, तो ये गलत हो गया। 4 में दिया है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये सही है हमारा। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी मुख्यतः भारतीय धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी भी राज्य द्वारा धर्म के प्रति भेदभाव न करना, ठीक है।
नंबर 1 दिया है, धर्म और राज्य एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति। नहीं भाई, फिर तो देश गर्त में चला जाएगा अगर कोई एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर ही नहीं करेगा। तो पहला गलत। समुदाय आधारित अधिकारों के पर कम ध्यान देना, ये भी गलत। राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति, ये बिल्कुल सही है। तभी तो धर्मनिरपेक्ष कहा जाएगा जब हम हर धर्म का सम्मान करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी दिया है, व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाना। नहीं, किसी को भी पर्सनलाइज्ड हम अधिकार नहीं दे सकते ना, सबके अधिकार समान होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ 30 में दिया गया है, संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है क्योंकि परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक है। पॉइंट पढ़ते ही पता लग गया कि पहला ही पॉइंट सही होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि समय के साथ बदलना अनिवार्य है, फिर इंसान हो या संविधान, ठीक है। तो किसी समय विशेष में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय बाद अप्रासंगिक हो जाता है, ठीक है। हर पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान चुनने का विकल्प होना चाहिए। नहीं, संविधान में मौजूदा सरकार का राजनीतिक दर्शन प्रतिबिंबित होना चाहिए। नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, भारतीय संविधान द्वारा किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। सही है हमारा, क्योंकि अगर जब भी सरकार ने इस बात के लिए उठाया कि भाई राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो शायद दक्षिण भारत के लोग इसका विरोध करते हैं क्योंकि दक्षिण भारत की उनकी अपनी अलग भाषा है, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ठीक है, इस टाइप की उनकी भाषा है और हमारी हिंदी भाषा है। तो वो आपस में विरोधाभास होने के कारण वे विरोध करते हैं इस चीज का। तो इस वजह से अभी अधिकार नहीं दिया गया है किसी भी एक भाषा को। तो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, कोई भी राज्य अपनी आधिकारिक भाषा अपने अनुसार घोषित कर सकता है। ये सही है हमारा, ठीक है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि संसद द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी हुई, ठीक है, ये भी सही है हमारा। और ये जो तीसरे वाला पॉइंट है ये आता है हमारा 343 आर्टिकल 343 के 3 में, और जो हमारी नॉर्मल राजभाषाएं हैं वे आती है हमारी 343 से 351 तक भाग 17 में, ठीक है, ये भाषा हमारी आती है। तो तीनों पॉइंट सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 में सूची 1 को सूची 2 से सही बताना है, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यह था हमारा 1948 को, ठीक है। अनुबंध श्रम विनियमन उन्मूलन ये होता है जो ठेकेदारों द्वारा जो मजदूर रखे जाते हैं उनके अधिकारों के लिए, यह था 1970 में, ठीक है। तो एक भी गलत, दो भी गलत। तीसरा, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 ये सही है। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। 3 और 4 आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है 1858 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट दिया है, इस अधिनियम ने भारत से इस कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। ये सही है बिल्कुल। पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है, इसके तहत भारत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ये भी सही है, ठीक है। इस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया तथा उसे भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। जी हाँ, वायसराय यानी कि हमारे आज के राष्ट्रपति से कुछ कुछ मेल खाते हैं ये। और जो हमारे पहले वायसराय थे वे थे कैनिंग, ठीक है, 1858 भारत शासन अधिनियम द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है, भारत में ब्रिटिश लोकतंत्र के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना की गई। सही है ये। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के स्थान पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई। सही है। भारतीय संविधान अमेरिका के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है, ठीक है, दूसरा नहीं है, ये पहला है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 गलत। तो 1 और 2 बोथ करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। आगे बढ़ते हैं 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है, प्रारूप समिति के सदस्य बताने हैं। के.एम. मुंशी, जी हाँ। मोहम्मद सदुल्ला, ये भी थे। एन. माधव राव, ऊपर बताया था मैंने, ये आए थे बी.एल. मित्र की मृत्यु के बाद, ठीक है। बी.एल. मित्र की मृत्यु के बाद ये शामिल किए गए थे प्रारूप समिति में। टी.टी. कृष्णमाचारी भी थे, ये आए थे डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन दोनों चीजों को। तो 1 2 3 4 चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कैबिनेट मिशन के सदस्य इसमें थे, पॉइंट नंबर 1 स्टीफर्ड क्रिप्स, ये भी थे। ए.बी. अलेक्जेंडर, ये भी थे। पैथिक लॉरेंस, ये भी थे। क्लीमेंट एटली, ये नहीं थे। ये
तो पीएम थे उस टाइम पे ब्रिटेन, और इन्होंने लगभग 22 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजा, क्योंकि भारत में चल रहा था राजनीतिक गतिरोध, ठीक है, उथल पुथल चल रही थी भारत में राजनीतिक तौर पर, तो इन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति कैबिनेट मिशन भारत भेजा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो इसका होगा 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है 1935 अधिनियम के बारे में बताना है, कौन कौन से पॉइंट सही है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत नहीं, प्रांतों में तो द्वैध शासन का अंत हो गया था ना, सिर्फ संघ में था 1935 शासन के अधिनियम के तहत। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये भी हुई। एक संघीय न्यायालय और रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1937 में, ठीक है, ये भी सही। 1858 में स्थापित भारत परिषद की समाप्ति, ये भी सही है, ठीक है। तो 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है भारतीय संविधान के नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है, विदेशियों को नहीं। बेसिकली ये बतानी है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है अधिकार, ठीक है। केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ठीक है, ये सही है हमारा। और ये आता है हमारे आर्टिकल 15 में, ठीक है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, ये भी सही है हमारा। ये आता है हमारा आर्टिकल 29 में, ठीक है। और तीसरा है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन का अधिकार, यह आता है हमारे आर्टिकल 30। और हमारे जो आर्टिकल्स हैं उनमें हमारे आर्टिकल्स है 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 हमारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो विदेशों के प्राप्त नहीं होकर सिर्फ इंडियंस के पास है, ठीक है। तो इसका होगा 38 का 1 2 3 3। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है सर मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के एक वर्ग ने साइमन कमीशन का स्वागत किया। देखते हैं, अभी 2 पॉइंट और पढ़ लेते हैं। साइमन आयोग कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा और पुणे सहित जहां जहां भी पहुंचा उसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। आयोग को काले झंडे दिखाए गए और साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया। भाई ये पॉइंट तो सही है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया, सही है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि एक मुस्लिम लीग तो सर मोहम्मद शफी की थी, इन्होंने तो इसका पूरा समर्थन किया था, ठीक है, साइमन कमीशन का, ठीक है। और ये जो तीसरे नंबर पर है साइमन कमीशन, इसमें कांग्रेस के साथ साथ हमारी मुस्लिम लीग भी थी, एक मुस्लिम लीग और थी, ठीक है। और इस मुस्लिम लीग में जो हमारे अध्यक्ष थे वे थे जिन्ना, इन्होंने इसका विरोध किया था। भाई देखो, एक मुस्लिम लीग तो इसका समर्थन कर रही है, एक इसका विरोध कर रही है जो कि कांग्रेस के साथ है, ठीक है। और इसमें जो नंबर 1 पॉइंट में दिया है कि इसका स्वागत किया था, उन्होंने इसका स्वागत करने का निश्चय किया था, प्रॉपर स्वागत नहीं कर पाए थे वे, ठीक है। तो एक नंबर गलती हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है साइमन कमीशन आयोग के सदस्य के बारे में विचार कीजिए। अब इसमें पार्टी बतानी है और सदस्य बताना है। क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के थे, सही है। हैरी लेवी यूनियनिस्ट पार्टी की, ये भी सही है। सर एडवर्ड सेसल ये थे कंजर्वेटिव पार्टी। और जॉर्ज रिचर्ड लेन ये लेबर पार्टी के नहीं, ये ना कंजर्वेटिव पार्टी के थे, कंजर्वेटिव पार्टी के, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है संविधान के बारे में बताना है। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ था, नहीं। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, नहीं। ये दोनों उल्टे लिखे हैं, ठीक है। अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो दोनों इनकरेक्ट है इसमें, ठीक है। न तो 1 और न ही 2। अगला 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है संविधान के संदर्भ में कथन बताने हैं। पहला, भारत का संविधान मुद्रित और टंकित था, नहीं। संविधान से पहले संशोधन के समय राज्यसभा नहीं थी, सही। आज की तिथि तक संविधान में 106 बार संशोधन किया जा चुका है, सही है ये। पहला क्यों गलत है, हमारा मुद्रित और टंकित नहीं, हमारा हस्तलिखित और सजाया हुआ संविधान है। सजाया किसने था हमारे, ये थे शांति निकेतन के 2 कलाकार थे हमारे, एक तो राम मनोहर सिन्हा, ठीक है, और एक थे हमारे नंदलाल घोष, ठीक है। और इसको हस्तलिखित हाथों से किसने लिखा था, इसको प्रेम बिहारी नारायण सिंह रायजादा ने, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे इसमें 2 पॉइंट्स। और ये जो लिखा है ना 106वां संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो ये 2023 में हुआ था। और किससे रिलेटेड था, ये महिलाओं से रिलेटेड था, ठीक है, महिलाओं के आरक्षण से रिलेटेड था ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। इसमें होगा 2 और 3 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका।
आगे बढ़ते हैं 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल सेवकों की भर्ती के विषय में सिविल सेवकों के चयन भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू की गई, कौन सा अधिनियम था, वो था चार्टर एक्ट 1853। और 1854 में मेकाले समिति थी ना, वो भी सिविल सेवकों से रिलेटेड थी। ठीक है, इसमें बोल दिया गया था कंपनी के जितने भी अधिकारियों के पद होंगे उन सब में भारतीयों को हिस्सा दिया जाएगा, उनकी उसमें नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 44। 1833 चार्टर अधिनियम के बारे में बताना है जो उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, पहला, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। सही। इस अधिनियम ने बंबई, बंगाल और मद्रास की विधायी शक्तियां छीन ली थी। नहीं, बंबई और मद्रास की छीनी थी, ना कि बंगाल की। बंगाल तो ऑलरेडी सत्ता में था ही भाई, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। तीसरा, इसने बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। सही। ब्रिटिश भारत की विशेष विधायी शक्तियां भारत की गवर्नर जनरल को दे दी गई। ये भी सही है हमारा, तो बी गलत हो जाएगा। आगे 45। प्रश्न 45 में दिया गया है भारतीय संविधान लगभग संघीय प्रकृति का है। सही है ये। इसके माध्यम से केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्ति प्रदान की गई है। बिल्कुल सही है, तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है भारतीय संविधान की उत्पत्ति विकास की जड़ें ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय इतिहास में है। सही है ये। दूसरा दिया है वर्ष 1773 के बाद से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के शासन के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किए गए। 1773 भाई, बक्सर का युद्ध करने के बाद, इतने लूट खसोट देखने के बाद इन्हें पता तो लग ही गया था कि इंडिया में कितना पैसा है, तो इसको अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि भाई अब हमें कदम रखना चाहिए भारत की राजनीति में। तो इसमें ब्रिटिश सरकार ने ही रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था। ठीक है, जिसमें कंपनी एक तरीके से ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य में आ गई कि भाई अब तुम हमारे हिसाब से काम करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इसमें दिया है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वे थे सर एलिजा इम्पे, और इनके 3 सदस्य होते हाइड, चैम्बर, लेमिस्टर। पिछली वीडियो में आपको बताया था, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी पहले वो देख ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है कथन ए वर्ष 1774 में स्थापित कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार संबंधी जितने भी मुद्दे थे वे सब अस्पष्ट और दोषपूर्ण थे। बिल्कुल सही बात है भाई। ये कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रावधानों में गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विभाजन को निर्दिष्ट नहीं किया गया। ये भी बात भाई बिल्कुल सही है भाई। उन्होंने इंडियंस के लिए सर्वोच्च न्यायालय बना दिया, रेगुलेटिंग एक्ट लिया है वे, पर उनको कुछ ना कुछ तो कमी छोड़नी थी उसमें भाई। पूर्ण रूप से क्यों भारतीयों को भी अधिकार देना शुरू कर देंगे। ठीक है, आगे जाकर कई इन्होंने 1781 में गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के दोनों के कार्य क्षेत्र को अलग अलग डिफाइन किया था। 1781 में, अब देख लो इनको कितने साल लग गए, लगभग 8 साल लग गए इनको उसमें सही करने के लिए। तब तक ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होएगा बी सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ये आ गया 49 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये था हमारा 1781। ठीक है, 48 में देखा था हमने इसको। आगे बढ़ते हैं 50 में दिया है नियंत्रण बोर्ड और सदस्यों को उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाता था किस अधिनियम के द्वारा। ये है हमारा 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम। और इसमें देखो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के द्वारा भू राजस्व से भारत के लगभग 5 लाख पाउंड जाते थे। ठीक है, वो भी इंडियंस के पैसे थे, मतलब ये बेसिकली सारे। और इसमें हमारे जो नियंत्रण परिषद का पूरा खर्चा हमारा भारतीय भू राजस्व से जाता था। मतलब भारतीयों के ऊपर कुछ खर्च होना हो और उनके ऊपर सब चीज खर्च होते थे भारत के रुपयों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है हमारा अधिनियम और तत्कालीन गवर्नर जनरल बताने हैं इसमें। तो पिट्स इंडिया एक्ट का लॉर्ड वेलेजली था? नहीं। इसके टाइम पिट्स इंडिया एक्ट कब का था? 1784 का। ठीक है, और इस टाइम पे हमारा गवर्नर जनरल कौन था? वो था 1773 वाला, वो वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, जो कब तक रहा था? लगभग 1785 तक रहा था, ये इतने लंबे टाइम तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वेलेजली थे हमारे 1798 से 1805 तक। ठीक है, तो हमारा पहला गलती हो गया इसमें। चार्टर अधिनियम 1853 में डलहौजी था, ये सही है। भारत परिषद अधिनियम के टाइम पर कैनिंग था। ठीक है, और कैन सी सही। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है किस अधिनियम को प्राय सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से जाना जाता है? अब पहले आप सेंट हेलेना है एक द्वीप हमारा, जो कि कहाँ पर है? अफ्रीका में
ये कुछ कुछ आपका मैप हो गया अफ्रीका का, यहाँ से थोड़ा बड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे ये सेंट हेलेना है, ठीक है। सेंट हेलेना द्वीप है, ये उस समय ना कंपनी के पास था, तो ये कंपनी ने किसको दे दिया, कंपनी ने दे दिया ये ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश सरकार को दे दिया, ठीक है। इस अधिनियम के तहत, तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में दिया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संदर्भ में हमें कथन बताने हैं। पहला दिया है इसकी स्थापना वर्ष 1792 में की गई थी, नहीं 92 में नहीं, 1784 पीट्स इंडिया एक्ट के थ्रू की गई थी हमारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, ठीक है। ये पहला गलत हो गया। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व कार्यों को पूर्ण नियंत्रण रखती थी, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो इसमें होएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही, ओनली 2 करेक्ट है इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें दिया है किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। ये था हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम। एक तरीके से ब्रिटिश सरकार ने ये बोल दिया कि भाई अब तक तुम राज कर रहे थे इंडिया पे, अब हम राज करेंगे तुम्हारे 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 द्वारा, ठीक है। तो प्रशासनिक निकाय बन के रह गया अब, जब वो अब सारे ऑर्डर्स किसके होते थे, ब्रिटिश सरकार के, और अप्लाई कौन करवाता था, कंपनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में दिया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य को पृथक किया गया, अलग अलग कर दिया गया दोनों को, ठीक है। ये था हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर है 1853 का था असल में, हाँ सही, त्रुटि के लिए क्षमा कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को प्रोत्साहित किया। भाई ओरिएंटल शिक्षा क्या मतलब, प्राचीन, ठीक है। तो प्राचीन शिक्षा को प्रचलित किया था इन्होंने, नहीं, इन्होंने किया था पाश्चात्य, यानी कि मॉडर्न अपनी जो इनकी एजुकेशन सिस्टम था उसको इन्होंने प्रचलित किया था, तो ये पहला गलत हो गया। 1833 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, ये किया गया था 1823 में, ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी, ये बात सही है इनकी, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। और इस कमेटी में ना 10 यूरोपियन सदस्य थे, ठीक है, और इनका अध्यक्ष कौन था, इनका अध्यक्ष था मैकाले, ठीक है। भाई मैकाले बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। 57 में दिया है भारत सिविल सेवा के संदर्भ में कथन बताने हैं भाई। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में होनी प्रारंभ हुई, ये बात करेक्ट है। दूसरा क्या दिया है, भारत में सबसे पहले दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा आयोजन किया गया, दिल्ली में नहीं हुआ था भाई, ये हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन गलती हो गया। तीसरा दिया है भारतीय सिविल सेवा में 1930 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। भाई 1930 के लास्ट तक तो यूरोपियों का थोड़ा कम से हो गया था इसमें वर्चस्व सा, तो भारतीयों का थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ, ये हुआ 1941 के आसपास, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 58 में अधिनियम और उसकी विशेषता बतानी है। इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। अब संवैधानिक निरंकुशता से क्या मतलब है, जो प्रांतीय कार्य हैं उन्हें कौन करेगा, राज्यपाल, ठीक है। और जो केंद्र वाले जो मेन कार्य थे केंद्र के, वे करते थे कौन, एक तो ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, और एक करता था गवर्नर जनरल जो भी था, ठीक है। और इसी अधिनियम के तहत ना हमारी 3 सूचियां बनी थी, एक समवर्ती सूची, राज्य सूची और एक केंद्र सूची, ठीक है। नंबर 2 में दिया है भारत शासन अधिनियम 1919 केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान, ये भी सही है हमारा। तीसरा दिया है 1853 का चार्टर अधिनियम, भारत विधान परिषद की स्थापना, ये भी सही है हमारा। तो इसमें तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 59 में दिया है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट दिया है भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में कांग्रेस पार्टी ने की थी, नहीं कांग्रेस पार्टी ने नहीं की थी, ये की थी हमारी स्वराज पार्टी ने, ठीक है। स्वराज पार्टी किसकी, एक तो मोतीलाल नेहरू वाली थी, मोतीलाल नेहरू थे और चित्तरंजन दास, ठीक है, ये थे इसमें। और इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी स्वराज पार्टी की, 1923 में। इसी पार्टी के द्वारा बाद में 1934 में मांग की गई थी संविधान सभा की, ठीक है। तो ऑप्शन 1 गलती हो गया।
दूसरे में दिया है वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम एन रॉय ने दिया था। ये वाला सही है हमारा, एम एन रॉय ने दिया था भाई, सबको पता है। तो 59 का ओनली 2 सही है, यानी कि डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में तिथि और घटना को मैच करना है। 11 दिसंबर 1940 को क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, सही है ये। 9 दिसंबर 1940 संविधान सभा की स्थापना, ये भी सही है। 2 सितंबर 1940 को अंतरिम सरकार, ये भी सही है। 22 जनवरी 1947 को भारत का एक संविधान देने की उद्देश्य प्रस्ताव आया, ये भी सही है। तो इसमें 1 2 3 4 सब मैच एक दूसरे से, ठीक है। 61 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है सही युग्म बताने हैं। तो अवसर की समानता, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, ये सही है हमारा। समान अधिकार, बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दरें देता है, ये गलत है हमारा। सकारात्मक कार्रवाई, प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार नहीं। समान अधिकार में वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार आएगा, और सकारात्मक कार्रवाई में बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ऊंची ब्याज दर देता है, ये आएगा, ठीक है। तो ओनली 1 करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिकारों को महत्व को दर्शाता है? पहला दिया है व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार बहुत ही आवश्यक है, ये बात सही है हमारी। ये समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही है। ये सुदृढ़ एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, ये पॉइंट भी हमारा सही है। तो इसमें तीनों पॉइंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 13 से 36 तक है, नहीं भाई 35 तक है, तो ये हो जाएगा गलती। भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, ये सही है हमारा। ये अधिकार प्रकृति में न्याय संगत है, और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ये भी सही है भाई। हमारे अगर मौलिक अधिकार कोई छीनेगा तो हम तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पॉइंट 4 में दिया है राष्ट्रीय आपात की दौरान अनुच्छेद 19 और 21 है, नहीं 20 और 21 है। 20 में क्या है हमारा? दोष सिद्धि से संरक्षण, और 21 में हमारा प्राणोदेही स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये 4 भी गलती हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। तो 2 और 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 64 की तरफ। 64 में दिया है 1935 के भारत सरकार शासन अधिनियम के बारे में बताना है। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस किस के लिए थी, ठीक है। दलित जातियों के लिए थी, सही। महिलाओं के लिए थी, मजदूरों के लिए थी, वयस्क छात्रों के लिए नहीं थी। तो इसका 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 1935 में हमारी ना संघीय प्रणाली लाई थी, संघीय। तो इस संघीय के एक तो होता था ब्रिटिश शासन प्रांत होता था जो ब्रिटिशर्स के अंडर में आता था, और एक हमारी थी देसी रियासतें, ठीक है। और मजे की बात यह कि देसी रियासतों ने इसके अंतर्गत आने से मना कर दिया था कि भाई हम नहीं आते संघात्मकता के अंदर, हम तो अलग ही अपना रूल करेंगे, ठीक है। और इसी के कारण कभी भी हमारी संघीय जो हमारी संघात्मक व्यवस्था थी कोई भी लागू ही नहीं हो पाई, ना अस्तित्व में आ पाई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 65 में दिया है भारतीय संविधान के संदर्भ में कथन बताने हैं। तो इसमें पहला कथन दिया गया है संविधान निर्माताओं ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के वितरण की व्यवस्था करते समय नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनी कार्य विधि का आधार बनाया। बिल्कुल सही बात है भाई। ये संविधान निर्माताओं ने ऐसे प्रावधान किए कि कोई भी अंग अपने स्वार्थ के लिए संविधान को नष्ट नहीं कर सकता, ये भी सही है भाई, ठीक है। और तीसरा दिया है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया से संसद एवं मंत्रिमंडल के कार्यों पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकती? भाई संसद अगर कोई गलत कानून बनाएगी, गलत संशोधन करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट तो उसमें अपनी भागीदारी दिखाएगी ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही तो हमारे मौलिक अधिकारों का हमारा संरक्षण करता है पूर्ण रूप से। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 63 की तरफ। 66 में दिया गया है संविधान की मूल संरचना में शामिल तत्व कौन कौन से हैं? कल्याणकारी राज्य है, कानून की शासन ये भी है, एकल नागरिकता ये नहीं है, ठीक है। सरकार की संसदीय प्रणाली ये भी है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का सिद्धांत ये भी है। तो 1 2 4 5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। और मूल संरचना का ना सर्वप्रथम 1973 का जो केशवानंद भारती वो था ना केस, उसमें उसका जिक्र किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और इसमें कहा गया था कि कोई भी संसद किसी संविधान में तब तक संशोधन कर सकती है जब तक कि उस मूल संरचना को ठेस न पहुंचे, ठीक है। हालांकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में इसको बताया था। 67 में दिया है न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना, अपमान की घटती हुई भावना
मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करते हैं। ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 68 की तरफ। इसमें ब्रिटेन से लिए गए प्रावधान बताने हैं। ठीक है, पहला है विधि का शासन, संसदीय शासन, मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से, हमारे रशिया से, रूस से। ठीक है, चौथा दिया है सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये ना दो जगह से लिए गए हैं, एक तो ब्रिटेन और एक हमारा अमेरिका। दोनों के मिक्सचर जो था उससे हमारे सुप्रीम कोर्ट की पूरी व्यवस्था ली गई है थोड़ी थोड़ी करके। तो इसमें होगा 1 और 2 यानी कि ए सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसमें संवैधानिक सरकार का अर्थ पूछा है। एक संघीय ढांचे के साथ एक राष्ट्र की प्रतिनिधि सरकार, गलत। एक सरकार जिसका मुखिया नाम मात्र शक्तियों का आनंद लेता है, भाई ये तो टोटली गलत है। एक सरकार जिसका मुख्य नाम मात्र, ये भी भाई सेम ही लिखा है, ये भी गलत है। संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार, ये सही है भाई। ऐसी सरकार को तो हम प्रेफर करेंगे ना जो संविधान के अंडर रह के हमारे लिए कार्य कर सके या फिर हम उसको फॉलो कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है हमने ब्रिटिश मॉडल के आधार पर संसदीय लोकतंत्र को तो अपना लिया, लेकिन हमारा मॉडल उस मॉडल से भिन्न कैसे है, अलग कैसे है। तो पॉइंट 1 पढ़ते हैं, इसका क्या दे रखा, कानून के संबंध में ब्रिटिश संसद सर्वोच्च एवं संप्रभु है, लेकिन भारत में संसद की कानून बनाने की शक्ति सीमित है। क्यों सीमित है भाई, इसके ऊपर इसका माई बाप है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और दूसरे में दिया है भारत में संसद के एक अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में संविधान पीठ को भेजा जा सकता है। भाई ये सही है, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली सर्वोच्च है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो इसका होएगा 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 71। इसमें युग्मों पर विचार करना है। संविधान के प्रावधान और स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से ले गया है, भूतपूर्व सोवियत संघ। सही बात है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व सबको पता है भाई, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अगला, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधी प्रावधान ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। तो कितने युग्म हो गए इसमें, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही। आगे क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है समिति और उसके गठन वर्ष बताने हैं। पहला दिया है कोठारी समिति, ये हमारी 1976 नहीं, ये थी हमारी 1964 और 66 में हुई थी ये गठित हमारी। और ये ना शिक्षा से रिलेटेड थी, मतलब माध्यमिक शिक्षा, जूनियर, हाई स्कूल, सेकेंडरी, इन सब में शिक्षा का इन्होंने पैटर्न बताया था। ठीक है, और सतीश चंद्र समिति ये थी हमारी 1989, ये सही है हमारी। ठीक है, इसमें निबंध को जोड़ा गया था शिक्षा के अंदर। ठीक है, और एक थी हमारी होटा समिति 2004, ये वाली सही है। और ये ना सिविल सेवा से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो 2 और 3 सही होंगे इसमें, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 73 में भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, सिविल सेवा के लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया, सही है। भारतीय सिविल सेवक जो पहले थे रमेश दत्त, नहीं ये नहीं थे, वे थे हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, और ये बने थे हमारे 1863 में। 1863 का जो बैच था हमारा सिविल सेवकों का, उसके थ्रू। और रमेश चंद्र बने थे हमारे 1869 में। ठीक है, तो पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाए, दूसरा ऑप्शन गलत, यानी कि ए सही होगा इसका। आगे 74, इसमें दिया है संविधान सभा में पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष बताना है इसमें। ठीक है, पूर्वोत्तर मतलब मेघालय वाला, वो असम वाला एरिया, उसके थे गोपीनाथ बारदोलोई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 75। भाई 75 में लिखा है संविधान सभा में समितियों के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है बताना है। ठीक है, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों, असम के क्षेत्रों को छोड़कर संबंधी उप समिति, ये थी ए बी ठक्कर, ये सही है। संघीय शक्तियां संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। संघीय संविधान समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं ये थे हमारे नेहरू। ठीक है, दोनों संघीय हमारे नेहरू थे, तो गलत हो जाएगा। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर। तो आप ये समझिए समितियां क्यों गठित होती है। आप मान लो आपके घर में मान लो 5 बंदे हैं, 5 को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए, भाई तू ये संभाल, तू ये संभाल, तू ये संभाल, तो वो काम हमारा सुचारू रूप से चलेगा। एज कम्पेयर टू अगर हम एक को ही देते कि भाई तुम कोई पैसे कमा के लाने हैं, तुम्हें पूरा परिवार चलाना है, तो भाई उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा और वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से हमारे संविधान में भी अलग अलग समितियां गठित हुई, जिनको सबको अलग अलग कार्य दिए गए कि भाई इनको आप सुचारू रूप से चलाओ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।